कल तक भाई हर हाल में समाप्त कर देना है, ताकि जब होली बाद क्लास खुले तो भाई आयुध अधिनियम लगाया जाएगा और आपको फिर मैंने आयुध अधिनियम, उसके बाद SC/ST एक्ट, फंस जाएगा मामला। पहले 8 धारा है उसको समाप्त कर दिया जाए, 2 या 3 दिन लगेगा। आयुध अधिनियम में 2 या 3 दिन लगेगा भाई, समाप्त हो जाए तब बड़े कानून, क्योंकि बड़े कानून फंस जाएगा। पता लगा कि बीच में तो 6 हैं तो 3 हो जाएगा, 3 थोड़ा बड़े बड़े हैं, चलता रहेगा अपना, ताकि 3 तो लोग पढ़ें अपना। देखिए आपका ये पास्कोस एक्ट में आ जाइए भाई जल्दी सब। देखिए अध्याय 4 भी आपका किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसके प्रयत्न करने के लिए दंड। तो दुष्प्रेरण आपका छोड़ सकते हैं, क्योंकि दुष्प्रेरण का जो चैप्टर है ये शुद्ध रूप से किस पर है, IPC। लेकिन फिर भी भाई आदमी बता दे रहा है, ये नहीं कोई कहे कि सर तो ये पढ़ाए नहीं थे, क्योंकि भाई कुछ लोग होते हैं ये कहते हैं कि सर तो दुष्प्रेरण पढ़ाए नहीं थे, कहे थे कि IPC में पढ़ाएंगे। तो जो IPC में है वहीं यहाँ भी है, बस IPC में किसी अपराध के लिए, यहाँ सभी अपराध के लिए नहीं, केवल बालक के प्रति क्या लैंगिक अपराध का दुष्प्रेरण होगा। तो बता दिया जाए भाई, देखिए आपका पहले दुष्प्रेरण को IPC से 5 मिनट समझिए तो आसान हो जाएगा ये। दुष्प्रेरण आपका दुष्प्रेरण या एबेटमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है उकसाना। शाब्दिक अर्थ से मैं शुरू कर रहा हूँ। शब्दशः अर्थ अगर निकाला जाए दुष्प्रेरण का तो क्या होता है, उकसाना। अब ये है कि लेकिन लीगल भाषा में या कानूनी भाषा में जो दुष्प्रेरण किया जा सकता है वह 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि किसी व्यक्ति को कोई अपर बैठिए भाई, किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसा दिया जाए। यूपी APO में खंड वाइज बना है भाई, थोड़ा खंड वाइज नए लोग तैयार करके भाई प्री के लिए जाएंगे। आपका 107 के फर्स्ट खंड में है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए, किसी भी अपराध के लिए क्या किया जाए, उकसा दिया जाए। 2-4 उकसाना देखिए आपका, उकसाना मतलब उत्प्रेरित करना। बैठे हो वहीं बैठे दो लोग। उत्प्रेरित करना मतलब कि आपका प्रेरित करना माने निर्देश देना। निर्देश देना मतलब कि ब्रेन वॉश करना। यानी कि 1-2 उदाहरण देखिए, जैसे A है, B को उत्प्रेरित करता है कि हाई स्कूल में फेल हो गए हो, यही मौका है, जाकर नैनी पुल से कूदकर क्या हो जाओ, मर जाओ। पप्पू फेल हो गया तो जीवन में क्या करो, फेल हो जाओ। और केस भी है दशरथ पासवान, उसकी पत्नी 19 साल की थी, कहा कि मैं हाई स्कूल में 3 बार से पप्पू फेल हो रहा हूँ तो हम अपनी जान दे दूंगा। तो पत्नी ने कहा कि आप नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगी। अब उसके आगे भाई हमारे बस की बात नहीं है बताना। अतः पहले मुझे मार दीजिए, उसके बाद आप क्या करिए, खुद मर जाइए। तो अपनी पत्नी को मार दिया, उसके बाद आपका खुद मर गया, मैंने खुद मरा नहीं, बचा लिया गया। तो ये आपका अपराध के लिए मुकदमा चला, दंड दिया गया उसे, और जो दंड दिया गया उसे वह हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव। तो पहला हुआ कि क्या करिए, उकसा दीजिए। दूसरा ये हुआ कि आपका साजिश द्वारा या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी द्वारा दुष्प्रेरण। यानी कि इसका मतलब यही आपका प्री में पूछा गया है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण 107 के किस क्लाज में है, तो किस क्लाज में है, सेकंड। षड्यंत्र का मतलब कि A और B में रजामंदी हुई कि चलो हम लोग स्वयं सी की हत्या कर देंगे या किसी से करवा देंगे,
तो हम कहेंगे कि ए और बी ने आपका षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण किया। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए अगर षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरण के अनुसरण में कोई न कोई कार्य किया जाना आवश्यक है, केवल सहमति दंडित नहीं बनाएगी। इसी के लिए आगे जोड़ा गया 120 से आईपीसी, जहां की अगर अपराध के लिए षड्यंत्र रचा गया है तो भले कोई कार्य हो या न हो, मात्र और मात्र सहमत हो जाना अभियुक्त को क्या बना देगा, दंड का भागी। लेकिन किसके लिए रजामंद होना, अपराध को करने या करवाने। अपराध करना आवश्यक नहीं है, 120 आईपीसी। तीसरा देखिए, तीसरा आपका है शासय सहायता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी अपराध को करने के लिए शासय यानी कि इरादे के साथ या तो एक्ट द्वारा या ओमिशन द्वारा यानी कि या तो कार्य द्वारा या अवैध लोप द्वारा शासय सहायता करता है, तो हम कहेंगे कि वह दुष्प्रेरण करता है। जैसे कि एक स्त्री सज धज कर जा रही थी आपका सती होने, और पीछे से लोग राम नाम सत्य हैं, तो ये कानून न्यायालय ने माना कि ये जो बोल रहे हैं पीछे से लोग, ये स्त्री को उकसा रहे हैं। और शासय सहायता का मतलब कि कुछ लोग आपका जाकर चिता तैयार कर दिए, स्त्री को बैठा दिए, इसका मतलब कि आप इरादे के साथ क्या कर रहे हैं, सहायता, कि यह स्त्री सती होकर क्या हो जाए, जलकर खाक हो जाए, जलकर राख हो जाए, तो आप दंड के भागी होंगे। इस सती प्रथा पर अब पूरी तरह प्रतिबंध है। अब आपका कम ही सुनाई देता है। कई साल पहले एमपी में सुनाई दिया तो पूरे देश में क्या मचा था, हो हल्ला। मैंने स्त्रियों की स्थिति में भाई काफ़ी सुधार कानून लाया है। आपका और भी देख सकते हैं कि दक्षिण भारत की जो विधवा स्त्रियां थी वह बनारस में भेज दी जाती थी और वहां उनका घोर शोषण होता था। इसी पर फिल्म बना रही थी हीरोइन, आपका वाटर फिल्म बनी है, जो आपका काफ़ी विरोध हुआ और बनारस में शूटिंग नहीं होने दिए लोग। आपका वाटर फिल्म बनी है और उसमें विधवाओं की त्रासदी दिखाई गई है कि कितना शोषण किया जाता है। अब ये कि समाज बदला है, कम लोग भेज रहे हैं भाई, पुनर्विवाह का भी व्यवस्था है, तमाम व्यवस्था है भाई, आजकल तमाम व्यवस्था है। फिर बैक हो जाइए भाई, अब आपका यही दुष्प्रेरण आपका पास्को एक्ट में किया जाएगा, तो सभी अपराध के लिए नहीं बल्कि बालक के प्रति कौन से अपराध के लिए, लैंगिक, यानी कि दायरा इसका क्या होगा, थोड़ा सीमित। देखिए बेरक किसी अपराध का दुष्प्रेरण, देखिए कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, तो भाई उकसा दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, अभी 2-3 उदाहरण बताया गया। दूसरा, उस अपराध को करने, अभी आईपीसी में बताया गया, वही चल रहा है, कोई अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। उस अपराध को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस अपराध को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए और उस अपराध के लिए किए जाने के में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा शासय सहायता करता है, तो हम कहेंगे कि वह क्या करता है, दुष्प्रेरण। यानी कि जो परिभाषा आपका आईपीसी में दी गई है 107 में, एक भी शब्द का अंतर नहीं है, एक शब्द का भी इसमें अंतर नहीं है। और आपका कह सकते हैं कि सेम, यानी कि आपका सेम कह सकते हैं, शब्दों को रखा गया है।
लेकिन स्पष्टीकरण 3 देखना है, क्योंकि आईपीसी से ही पूरा कवर हो रहा है। थोड़ा बहुत जो चेंजिंग आएगी वो किस में आएगी, स्पष्टीकरण 3 में आएगी। देखिए स्पष्टीकरण 3, जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिए धमकी देगा या बल का प्रयोग या प्रपीड़न के अन्य रूप, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या स्थिति का दुरुपयोग, भेद्यता या समुदायों को देने या प्राप्त करने के लिए या अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमत प्राप्त करने के फायदों के माध्यम से नियोजित करता है, आश्रय देता है या उसे प्राप्त या परिवाहित करता है, तो ये कहा जाता है कि उस कार्य में वह शासक क्या दे रहा है, सहायता। यानी कि पूरी बातें 107 आईपीसी की ही लिखी गई है। 2 स्पष्टीकरण भी आईपीसी वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस एक स्पष्टीकरण क्या हो गया है, इस कानून में नया दिया गया है। सेम बात लिखी गई है तो आईपीसी में भी पढ़ा जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा। आपका धारा 17 दुष्प्रेरण के लिए दंड, तो जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो अभी हम बताते हैं। पहले बेयर एक्ट एक बार पढ़ दिया जाए। जो उस अपराध के लिए उपबंधित हैं। फिर स्पष्टीकरण करता है कि कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप तब का किया गया कहा जाता है जब वह उकसाहट के परिणाम स्वरूप या षड्यंत्र के अनुसरण में या सहायता में किया गया हो, जिसमें दुष्प्रेरण किया गया था। देखिए आईपीसी से भाई थोड़ा जोड़िए इसको, आईपीसी में दिमाग पहले लाइए तब यहाँ बताते हैं। आईपीसी की धारा 107 में एबेटमेंट या दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है। दुष्प्रेरक कौन माना जाएगा, माने दुष्प्रेरक, दुष्प्रेरण नहीं, दुष्प्रेरक कौन माना जाएगा, इसका निर्धारण आईपीसी की धारा 108 से होगा। और 108 में 5 स्पष्टीकरण है जो ये बताता है कि कौन दुष्प्रेरक माना जाएगा। इसमें अब उतना डिटेल में नहीं चल सकते। अब मान लीजिए एक उदाहरण देखिए भाई आपका, ए ने बी को उकसाया कि हे बी तुमसी की क्या कर दो, हत्या, और इस उकसाहट में बी ने सी की हत्या कर दी, तो बी का दायित्व बताइए, ए का दायित्व बताइए। बी किस अपराध के लिए दोषी होगा, ए किस अपराध के लिए दोषी होगा। तो बी डायरेक्ट आपका मर्डर के लिए दोषी होगा और ए जो, लाइट जला दीजिए भाई, उधर किनारे वाला है, हाँ देखिए आपका बी डायरेक्ट हत्या के लिए दोषी होगा, लेकिन ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए। फिर एक बार समझिए इसको, तब आपका बैक हो जाएगा। ए ने बी को उकसाया कि हे बी तुम सी की हत्या कर दो, बी ने हत्या कर दिया, तो सामान्य नियम के अनुसार बी मर्डर के लिए दोषी होगा और ए आपका हत्या के दुष्प्रेरण। अब जब ए ने बी को उकसाया कि हे बी तुम सी की हत्या कर दो और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप बी ने सी की हत्या कर दिया, इसी को सफल दुष्प्रेरण आता है। सफल दुष्प्रेरण का मतलब कि जिस कार्य का दुष्प्रेरण हुआ था वह क्या हो गया, सफल। इसके लिए सजा आपका आईपीसी की धारा 109 में है और वहीं आपका जोड़ लेना है पास्को एक्ट की कौन सी धारा, 17। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बालक को दुष्प्रेरित करता है या किसी अन्य को दुष्प्रेरित करता है कि वह बालक के प्रति अश्लील सामग्री दिखाए या लैंगिक अपराध करे या इत्यादि, तो ऐसा दुष्प्रेरक आपका दंड का भागी होगा
कितना दंड पाएगा दुष्प्रेरण सफल हो गया, तो जितना कि उस अपराध के लिए पास्को एक्ट में दिया है। यानी कि ए देखिए उदाहरण पास्को एक्ट है, ए ने बी को उकसाया कि हे बी तुम सी बालक हैं, इसके साथ दुराचार करो। इस उकसाहट में बी सी के साथ दुराचार करता है और ऐसा दुराचार आपका थाने की सीमा के अंदर करता है, तो धारा 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माने लैंगिक माना जाएगा और धारा 6 में इसके लिए क्या है दंड। तो जितना दंड इस अपराध के लिए है दुष्प्रेरक को भी क्या मिलेगा, उतना ही दंड या मृत्यु दंड तक अधिकतम है इस धारा में। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन हम कहें कि जो व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है इस कानून के तहत, अगर वह दुष्प्रेरण सफल हो गया तो वह व्यक्ति उसी दंड से दंडनीय होगा जो उस अपराध के लिए इस कानून में दिया है। सेम आईपीसी भी यही बताती है, 109 भी यही बताती है कि अगर ए ने बी को उकसाया कि तुम सी की हत्या कर दो और बी ने सी की हत्या कर दी, तो बी हत्या के लिए दंडित होगा और ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायित्वधीन होगा। लेकिन ए को दंड कितना दिया जाएगा, तो कानून कहता है जो हत्या के लिए है, कितना दंड जो हत्या के लिए, क्योंकि दुष्प्रेरण क्या हो चुका है सफल। अगर असफल हो गया तो 111 से तमाम धाराएं 100 आपका 16 तक बनी है आईपीसी में, लेकिन पास्को एक्ट आपका उसको थोड़ा मिस कर देता है। यानी कि आईपीसी में क्या है विस्तृत और यहाँ थोड़ा क्या हो गया है सीमित। देखिए आपका 18 भाई धारा, किसी अपराध को कारित करने के प्रयत्न के लिए दंड, तो जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत अपराध को कारित करने का प्रयत्न करेगा या अपराध को कर किसी से करवाएगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा, तो आपका वह दंड का भागी होगा। तो दंड कितना मिल सकता है, तो आपका तुरंत आपका कह सकते हैं कि आईपीसी की धारा 511 जोड़ लीजिए शुद्ध रूप से। तो बताइए यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडनीय या कारावास से दंडनीय अपराध का प्रयत्न करता है, तो दंड कितना दिया जाता है उस अपराध का, नहीं आजीवन, उस अपराध के लिए अधिकतम दंड का आधा से अधिक नहीं। ये थोड़ा सतर्क रहना है भाई कानूनी भाषा में। अगर आजीवन कारावास दंड था तो आपका सुबह वाले पीरियड में भी ये बताया गया नियम भाई, इस काम करेगी धारा 57 आईपीसी। सुबह भी बताया गया कि मान लीजिए इस कानून में किसी अपराध के मृत्युदंड में लागू नहीं होगा, आजीवन कारावास और कारावास में। फिर एक बार समझिए, अगर किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड आजीवन कारावास है और उस अपराध का कोई व्यक्ति इस कानून के तहत केवल अटेम्प्ट करता है, तो वह आजीवन कारावास के आधे से अनधिक दंड का भागी होगा। यानी कि आधे से अनधिक का मतलब आधे से अधिक नहीं। अब आजीवन कारावास का आधा निकालना है तो तुरंत दिमाग आपका आईपीसी की धारा 57 पर जाना चाहिए कि अगर आजीवन कारावास की गणना दंड भिन्नों में करनी है तो आजीवन कारावास को कितने का तुल्य माना जाएगा, 20 साल, और इसका आधा निकाल लीजिए कितना हुआ 10 साल भाई। अब और कारावास पर आ जाइए, यानी कि प्रयत्न के मामले में अधिकतम दंड कितना दिया जाता है, आधा। अधिकतम 10 साल का अपराध के लिए दंड है मान लीजिए, तो आधा करेंगे तो 5 साल, लेकिन अपराध में नहीं बल्कि किस में, प्रयत्न में। और सेम नियम कहाँ चलता है, आईपीसी की धारा में 511। भाई कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो फिर समझा जाए भाई, थोड़ा बहुत शार्ट किया गया है।
देखिए आपका अध्याय 5, यहाँ से आपका क्वेश्चन मेंस में बन सकता है, भले पिछला ना बने, दुष्प्रेरण भले बन जाए, ये चांस है भाई। मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया, फिर एक बार समझिए। ये पूछ सकता है कि पास्को एक्ट के तहत जो लैंगिक अपराध हुए हैं उसमें रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। यानी कि कैसे रिपोर्ट दर्ज होगी थाने में या कैसे परिवाद होगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले सीआरपीसी देखा जाए। सीआरपीसी में रिपोर्ट कैसे दर्ज होती हैं, तब पास्को एक्ट अपने आप आसान थोड़ा हो जाएगा। ज़्यादा आपका बस बालक है तो थोड़ा सावधानी क्या बरतनी पड़ेगी, ज़्यादा। देखिए सीआरपीसी भाई पहले हम बताते हैं रिपोर्ट का। पहले सीआरपीसी 5 मिनट दिमाग में बैठा लीजिए कि कैसे रिपोर्ट दर्ज होती है, उसके बाद हम इस कानून में बैक होंगे। देखिए आपका सीआरपीसी में अगर कोई अपराध कारित किया जाता है तो आपका अभियुक्त के विरुद्ध दंड विधि को गतिशील करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं, इस्तिगासा या परिवाद कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि उस अपराध की सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी। पहले परिवाद की परिभाषा 2D में दी गई है सीआरपीसी में। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में? 2D। परिवाद पर क्या कार्रवाई मजिस्ट्रेट करेंगे? 200 से लेकर 203 तक। पढ़ना नहीं है, बस सेक्शन में बता रहा हूँ। ये पहला तरीका हो गया भाई। दो तरीके हैं, पहला मैं बताया। दूसरा तरीका है कि उस अपराध की सूचना किसको दिया जाए? पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी यानी कि दरोगा जी को सामान्य भाषा में, या SHO को, या जो थाने का हेड है उसको। आपका कह सकते हैं कि गंभीरता के आधार पर हमारी सीआरपीसी अपराधों को दो वर्गों में बांटती हैं। एक गंभीर अपराध। गंभीर अपराध को संज्ञेय ऑफेंस कहा गया है, यानी कि संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस। और एक साधारण अपराध। साधारण को नॉन कॉग्निजेबल या असंज्ञेय अपराध कहा गया है। फिर एक बार समझिए, सीआरपीसी अपराधों की गंभीरता के आधार पर अपराधों को दो वर्गों में बांटती हैं। एक संज्ञेय अपराध और दूसरा असंज्ञेय। असंज्ञेय, पहले संज्ञेय को उठाया जाए क्योंकि बालक के प्रति जो ये अपराध हैं सब ज्यादा क्या होंगे? संज्ञेय। संज्ञेय अपराध में दो तीन नियम देखिए। संज्ञेय अपराध में थाने के भारसाधक अधिकारी को सूचना दी जाती है अपराध की, तो भारत के किसी भी थाने के भारसाधक अधिकारी को सूचना दी जा सकती है। यह सूचना सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दी जाती है। यह सूचना लिखित या मौखिक हो सकती है। सूचना हूबहू लिखी जाती हैं, या तो थानेदार स्वयं लिखे या अपने अधीनस्थ से लिखवाए। सूचना लिखने के बाद पढ़कर सुनाई जाती हैं। उसके बाद दोनों लोगों का साइन होता है, थानेदार और सूचना देने वाले का, और एक कॉपी सूचनादाता को तत्काल और निःशुल्क क्या की जाएगी? दी जा सकेगी कि दी जाएगी? ये झारखंड बनाया, दी जा सकेगी गलत, दी जाएगी। देखिए झारखंड एक शब्द पर, जैसे एमपी एक शब्दों पर, दी जाएगी सकेगी खूब 3-4 क्वेश्चन बनाया था एमपी में, तो भाई एक शब्दों पर दी जाएगी। और अगर महिला के प्रति अपराध है तो ऐसी सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी कुछ अपराधों में। और अगर पुलिस
एफआईआर दर्ज नहीं करती तो सतर्क भी रहना है, पुलिस वाले दंड के भागी होंगे। 166 ए सही है ना? 100, हाँ 166 है। 166 कौन सा? ए। 2 साल का दंड है। एफआईआर न दर्ज करना, महिला की एफआईआर किसके द्वारा? महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। अब तमाम चीज़ें घर पर जाकर एफआईआर, विशेष प्रबोधक रखा जाएगा। अगर महिला मने बोलने में असमर्थ हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। ये निर्भया कांड के बाद जोड़ा गया भाई 2013 में, क्योंकि वह बोलने में असमर्थ थी। उसके बाद से ये कानून में बदलाव लाया गया कि जाकर घर पर एफआईआर, बोलने में असमर्थ हैं तो एक विशेष प्रबोधक रहेगा जो स्त्री के हाव भाव को समझेगा, उसका अर्थ बताएगा और इस चीज की वीडियो क्या होगी? रिकॉर्डिंग। भाई ये नियम है आपका रिपोर्ट दर्ज करने का। रिपोर्ट 3 प्रतियों में एफआईआर दर्ज होगी। पहली प्रति मजिस्ट्रेट के पास, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी। दूसरी सूचनादाता को तत्काल और निःशुल्क दी जाएगी। और तीसरी थाने के रिकॉर्ड का क्या होगी? भाग, थाने में रखी जाएगी 3 प्रतियों में। अब ये आया कि अगर बालकों के प्रति लैंगिक अपराध हुआ है तो ऐसे मामले में तो और सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि बालक हैं, वह खुद अगर बयान दे रहा है तो भाई डरा भी होगा, सहमा भी होगा, या बालक के घर वाले दे रहे हैं तो सावधानी ज़्यादा बरतनी है कि कम? ज़्यादा। भाई ज़्यादा बरतनी है तो क्या क्या सावधानी बरतनी है? क्या बालक को थाने पर रखा जाएगा कि नहीं? आपका क्या किया जाएगा? रात हो गई तो रखा जाएगा कि नहीं? कैसे उसकी रिपोर्ट दर्ज होगी? कौन सूचना दे सकता है? तो आप लोग बताइए तो सीआरपीसी में संज्ञेय अपराध की सूचना कौन दे सकता है? थाने के भार साधक अधिकारी को समाज का कोई भी व्यक्ति। समाज का कोई व्यक्ति अगर वह जानता है कि यह अपराध हुआ तो भले पीड़ित न हो, क्योंकि संज्ञेय अपराध में पूरा समाज प्रभावित होता है और संज्ञेय अपराध में सूचना कोई भी दे सकता है। अब आइए, बालक के प्रति सेक्सुअल ऑफेंस किए गए तब सूचना दिलवाई जाए। देखिए अब आपका धारा 19 देखिए भाई, अब सही रहेगा आपका। कुछ मने आप कवर कर ले जाएंगे, न भी याद रहेगा तो लिख ले जाएंगे कुछ, इसमें शक नहीं है। सीआरपीसी 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसका मतलब क्या हुआ पहले ये जानना है। यानी कि सीआरपीसी में कुछ भी बात लिखी गई हो, अगर बालक के प्रति लैंगिक अपराध हुआ है तो इस धारा के नियम उस मामले में एफआईआर दर्ज करने के मामले में लागू होगा, न कि 154 सीआरपीसी। यानी कि उससे थोड़ा बहुत यहाँ क्या मिलेगा? भिन्नता। वही तो भिन्नता हमें बताना है। देखिए, होते कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि क्या जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी कोई भी व्यक्ति करा सकता है, और कोई व्यक्ति में क्या पीड़ित यानी कि बालक शामिल हैं कि नहीं हैं? यानी कि क्या बालक जाकर थाने पर अपने प्रति हुए अपराध की सूचना दे सकता है कि नहीं दे सकता है? क्योंकि स्पष्ट लिखा है पोस्ट में कि कोई व्यक्ति, मतलब कि बालक भी उसमें क्या है? शामिल। अगला देखिए सब, जिसको यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है, यानी कि आशंका पर भी सूचना दे सकता है, चाहे बालक हो या उसके घर वाले या कोई। या यह जानकारी रखता है कि अपराध किया गया है, यानी कि या तो उसको आशंका है कि लग रहा है कि संभावना है कि इस बालक के खिलाफ सेक्सुअल कोई अपराध किया गया है, या पूरी जानकारी है मतलब उसे ज्ञान है, तो भले आँखों से न देखा हो लेकिन उसको नॉलेज हो गया है कि बालक के प्रति सेक्सुअल कोई अपराध इस अधिनियम में किए गए हैं,
तो वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। कराएगा मतलब कि विवेकाधिकार है कि बाध्य है, बाध्य है। और छुपा लिया तब वो दंड का भागी होगा। अपराध जान गए कि बालक के प्रति किया गया, तो आप हर हाल में उसकी क्या दीजिए, सूचना। देखिए भाई किसको किसको दिया जाएगा। विशेष किशोर पुलिस यूनिट, यानी कि विशेष किशोर पुलिस यूनिट, यानी कि किशोरों के मामले में अलग से पुलिस बनाई गई है और उसको दे सकता है। यानी कि आपका उसको ट्रेनिंग दिया जाता है भाई पुलिस वालों को, कि अगर बालकों के प्रति अपराध हुआ है और सेक्सुअल ऑफेंस है तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, अलग से पुलिस वालों को ट्रेनिंग देकर रखा जाता है। उसको हम क्या कहेंगे, विशेष किशोर पुलिस यूनिट। या स्थानीय पुलिस को दे सकता है, लोकल पुलिस को दे सकता है। अगला देखिए उपधारा 2। देखिए उपधारा 1 के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में एक प्रविष्टि संख्या अंकित होगी और लेखबद्ध की जाएगी, यानी कि एंट्री नंबर होगा और वह रिपोर्ट लिखी जाएगी। दूसरा आपका तो एफआईआर में भी तो यही होता था कि वह रिपोर्ट लिखी जाती थी और एक एंट्री नंबर होता था, यानी कि एफआईआर नंबर होता है। दूसरा आपका सीआरपीसी में जब लिख ली गई तो सूचनादाता को पढ़कर क्या की जाती थी, सुनाई। तो यहाँ भी वहीं चलिए, सूचना देने वाले को पढ़कर क्या की जाएगी, सुनाई जाएगी। क्या आपने यही ना लिखवाया है। तीसरा पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में प्रविष्ट की जाएगी। अब आइए थोड़ा एफआईआर बैक होइए भाई, एफआईआर तब सही रहेगा। देखिए जो एफआईआर दर्ज होता है पहला नियम, तो उसमें भी आपका एफआईआर नंबर लिखा जाता है। और वह जब दर्ज होता है तो आपका कह सकते हैं कि लिखित में होता है। 154 आप सूचना दे सकते हैं, चाहे मौखिक दीजिए या लिखित दीजिए, लेकिन हर हाल में उसे क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। अगर लिखित मौखिक दिए हैं तो लिख लिया गया और लिखने के बाद सूचनादाता को पढ़कर क्या किया जाएगा, सुनाया जाएगा। और सुनाने के बाद यूपी में देखिए भाई, यूपी में एफआईआर चिक रजिस्टर पर लिखी जाती हैं। किस रजिस्टर पर, चिक रजिस्टर नाम है, अंग्रेजों माने अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है। चिक रजिस्टर पर लिखी जाती है। चिक ऐसे लिखा जाता है, चिक रजिस्टर, चेक भी कहेंगे, चिक रजिस्टर सामान्य कहा जाता है। नहीं नहीं के डायरी नहीं भाई, के डायरी अलग, जीडी अलग, ये रजिस्टर अलग। आप देखिए चिक रजिस्टर पर लिखी जाती हैं। देखिए तीनों हम बता दे रहे हैं आपका तुरंत। चिक रजिस्टर पर भाई अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम हो सकता है। यूपी में हम बता रहे हैं, ये नहीं कि बिहार और एमपी में नहीं। यूपी में चिक रजिस्टर पर लिखी जाती हैं। और जो ये चिक रजिस्टर पर लिखी गई है एफआईआर, उसमें की मुख्य मुख्य बातें, यानी कि उसका सार, सार यानी कि मुख्य मुख्य बातें आपका जीडी में दर्ज की जाती हैं। जीडी मतलब जनरल डायरी, यानी कि थाने में एक रिकॉर्ड होता है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा रजिस्टर होता है। कभी थाने में जाइए तो एक हेड मुहर्रीर बैठे रहेंगे और रजिस्टर बहुत बड़ा होता है। वो पेन ही हमेशा क्या करते हैं, चलाते हैं, कौन आया कौन गया, कौन समन आया कौन लेटर आया, गिरफ्तार करके कौन आया, एफआईआर कौन कराया, किस धारा में कराया, किस समय कराया, आपका कौन गिरफ्तार हुआ, किसको रिमांड पर लिया गया, कितना धन आया, किसकी ड्यूटी कहाँ लगी है, सुबह की परेड हुई कि नहीं, दरोगा जी कहाँ गए हैं, कौन छुट्टी पर है, सब एक एक चीज़ कहाँ लिखी जाएगी, जीडी या जनरल डायरी। ये तो उसी प्रकार आपका यहाँ भी अगर बच्चों के प्रति लैंगिक अपराध हुआ है
और एफआईआर दर्ज कर ली गई, तो उस एफआईआर का सार अगर उत्तर प्रदेश है तो कहाँ लिखा जाएगा? आपका कहाँ लिखा जाएगा? जीडी में। अब आप कहेंगे सीडी क्या होती हैं? तो फिर एक बार देखिए, जीडी का मतलब हुआ कि जो पल पल की घटनाएं थाने के अंदर घटित होती है या इत्यादि, उन बातों को एक आदमी बैठकर और एक रजिस्टर में लिखता है, और उस रजिस्टर को हम क्या कहते हैं? जीडी, या रोजनामचा आम, या आपका जनरल डायरी। ये डायरी नहीं, या रोजनामचा आम। और ये पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 में है। उतना भाई नए लोगों को नहीं जानना है, बस रिपोर्ट हम दर्ज करा रहे हैं। नए लोग पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 में यूपीएपीओ में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा देखिए भाई, आपका सीडी एक लाइन बता दिया जाए। सीडी का मतलब होता है केस डायरी या रोजनामचा खास। रोजनामचा खास, इसको समझिए। ये सीआरपीसी की धारा 172 में दी गई है। सीआरपीसी की धारा 172। इसमें देखिए क्या होता है। प्रत्येक अपराध के अन्वेषण के लिए जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, एक डायरी रखता है। केवल उसी अपराध के बारे में कब सूचना मिली, एफआईआर उतार लेगा, कब हम अन्वेषण किए, किन लोगों से पूछताछ किए, क्या क्या लोगों ने बयान दिया, अभियुक्त से पूछताछ में अभियुक्त क्या बताया, और क्या क्या साक्ष्य मिला, ये सब उस अपराध के बारे में किसमें लिखा जाएगा? सीडी में। और जब आपका अन्वेषण पूरा, तो सीडी को सील बंद किया जाता है। सील बंद करके कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये आपका सीडी होती है। प्रत्येक अपराध के लिए अलग अलग। जीडी एक ही होती है, ये थाने की आंतरिक कार्यवाही, और सीडी अन्वेषण की पूरी बातें क्या की जाती हैं, विस्तृत तौर पे लिखी जाती हैं। देखिए आपका अगला, देखिए भाई उपधारा 3, देखिए 2 तक आपका हो गया, सीआरपीसी में भी कोरिलेट किया गया। जहां उपधारा 1 के अधीन रिपोर्ट बालक द्वारा की गई है, उसे उपधारा 2 के अधीन सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा, जिससे कि बालक अभिलिखित की जा रही अंतर वस्तुओं को समझ सके। क्योंकि बालक स्वयं भी आपका आकर शिकायत कर सकता है, तो अगर एफआईआर बालक ने स्वयं लिखवाई है तो सरल भाषा में लिखा जाएगा कि कठिन में? सरल में, ताकि बालक उस क्या लिखा गया है एफआईआर में, बालक आसानी से एफआईआर की बातों को समझ सके कि न सके, समझ सके। चौथा देखिए, यदि बालक द्वारा नहीं समझे जाने वाली भाषा में अंतर्वस्तु अभिलिखित की जा रही हैं, या बालक यदि वह उसको समझने में असफल रहता है, कोई अनुवादक या कोई दुभाषिया जो ऐसी अहर्ता अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, जब कभी आवश्यक समझा जाए उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि बालक बता रहा है, बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो एक दुभाषिया या विशेष प्रबोधक आएगा। छोटा बालक है, इशारा कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो विशेष प्रबोधक उस इशारे को क्या करेगा? समझेगा। क्या हो सकता है? हाव भाव दर्शा रहा हो, मैंने आपका केवल इशारा कर रहा हो, बता न रहा हो, या आपका बोल रहा है आपका लटपटा कर, तो विशेष अनुवादक या दुभाषी आएंगे। या इंग्लिश में बोल रहा है, पुलिस वालों को इंग्लिश आती नहीं, या बालक उर्दू में बोल रहा आती नहीं, या जापानी में, चीनी में आ गया, चीन का बालक बोल रहा है और आती ही नहीं है, तो क्या किया जाएगा? ट्रांसलेटर लाया जाएगा, जो क्या करेगा? उसकी भाषा को अनुवाद। ये आपका 154 में भी है, मैं बता दूं, सीआरपीसी 154 में भी है कि दुभाषिया या क्या लाया जाएगा? विशेष प्रबोधक। तो कल और बताया जाएगा भाई, 7 बज गया एकदम।
कल इसको भाई प्रयास करेंगे आपका। कल भाई आपका देखिए थोड़ा शेड्यूल बता दिया जाए। ये टाट कल नहीं चलेगा भाई। अब आपका आईपीसी और पास्को एक्ट चलेगा, ताकि कल 4:30 बजे भाई आना है कल। जो लोग 5 बजे आते हैं, 5:15 बजे, कल 4:30 बजे आना है। कल लास्ट क्लास रहेगी, तो भले आईपीसी कम चले, पास्को एक्ट हर हाल में ख़त्म कर देना है, लेक्चर ख़त्म कर देना है आपका। भले आईपीसी थोड़ा पहले, पास्को एक्ट ही चलेगा भाई। आईपीसी भले चले ना चले, इसको रोका नहीं जा सकता। तो 4:30 बजे से भाई पास्को एक्ट चलेगा। हाँ, समय मिलेगा तो आईपीसी लास्ट में चलेगी, ना मिलेगा तो नहीं।